नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर आपका। और बहुत ही लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था कि आपके साथ कभी बड़े सुकून से बैठ करके ढेर सारी बातचीत करूं। सबसे पहले सर आप बताइए कि कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया। अच्छा कैसा चल रहा है सर जीवन? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। एक ऋतिक रोशन का डायलॉग था, मैंने देखा था। हाँ। कि अगर आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से बेहतर नहीं है देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। तो मतलब पास्ट से बेसिस अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो सर के साथ बड़ी ही सहजता से ढेर सारी बातें करेंगे। वो सभी प्रश्न मैं इस सीरीज में कवर अप करने वाला हूँ जो बेरोजगार एस्पिरेंट के मन में होते हैं, और स्पेशली रीट की तैयारी करने वाले बच्चे के। तो मैं खुद एक रीट एस्पिरेंट हूँ, तो सर पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या उससे भी नीचे लेवल के जो बच्चे होते हैं वो दिन रात सर सपना देखते हैं कि एक बार बस गवर्नमेंट मास्टर बन जाओ, एक बार स्कूल मिल जाओ तो मौज हो जाओ। तो सर वाकई में थोड़ा सा बताइए कि नौकरी लगने के बाद और नौकरी से पहले जब आप तैयारी कर रहे थे, पहले और अब का समय कितना बदला है? क्या वो सारे सपने, वो सारे मजे, वो सारी ख्वाहिशें पूरी होती है? उतने मजे सच में आते हैं कि नौकरी लगने के बाद, है ना? और सर तीसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि नौकरी लगने के बाद जीवन कितना चेंज हो जाता है, मतलब ये बताइए सर इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये जो आपने प्रश्न पूछे पहले कमेंट भी किया था मैंने, तो उसमें मैंने वीडियो बनाया था कि जीवन के प्रश्नों पर बातचीत। फिर मैं बताऊंगा कि नौकरी लेने के बाद परिवर्तन तो जीवन में होता है। कुछ दोस्त छूटते हैं, कुछ नए दोस्त बनते हैं, ज्यादातर पुराने दोस्त बदल जाते हैं, कुछ समय के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, और कुछ बॉन्डिंग नहीं बनने से बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग का मैं बताऊं कि जैसे मैं टीचर बन गया, मेरा कोई दोस्त मैंने खेत में काम कर रहा है, मैं उससे बात करूंगा तो बातें खेत ही करेगा। वो कितना खाद बीज डाला कि आज कितने कई की वहां पे कितना कुछ किया खेत पे, है ना, कटाई की बोई की, ये काम करेगा। मैं बातें करूंगा दूसरी कि फर्स्ट ग्रेड में किताबें ये लानी चाहिए, सेकंड ग्रेड में वो लानी चाहिए, रीड में तैयारी ये करनी चाहिए, सीटी में ये होना चाहिए, इसमें आरक्षण इतना होगा, इसमें बुक से पढ़नी चाहिए, इसमें आप वहाँ कोचिंग करनी चाहिए, वहाँ कोचिंग नहीं करनी चाहिए, ये ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, इस कोर्स को ऊपर के समय लेना, वो सर अपने मिलने वाले हैं, वहाँ पे रूम लेना चाहिए। मेरी बातें उस प्रकार की होती हैं। तो पहली चीज तो वो परिवर्तन होता है। दूसरी बात, आर्थिक रूप से आप परिपक्व हो जाते हो। माने कि शुरुआत में 2 साल से प्रोफेशन अभी खत्म हुआ मेरा, 10-12 दिन 20 दिन पहले हुआ, लेकिन 2 साल के अंदर माने सैलरी कम थी, फिर भी मैं परिपक्व था। सपने आपने बात की पूरे नहीं हुए, तो काफी सारे सपने मेरे पूरे किए। जैसे मेरा एक सपना था कि मैं थिएटर मूवी देखूं, अपने दोस्तों को भी दिखाऊं, मैंने दिखा भी। मेरा सपना था मैं भी वाटर पार्क जाऊं, मैं भी वहां पे घूमूं, मैं भी डांस करूं, मैं मस्त रहूं, आराम से एंजॉय करूं। मैं वहां पे 1 नहीं 2 बार चला गया। मेरा मन था कि मैं ऐसी बाइक लूं जो बाइक मुझे अच्छी लगे, एक बार गली के लोग देखेंगे इसके पास ऐसी बाइक है, तो बाइक में लेके आया। और नौकरी लगने के 2 महीने भी नहीं हुए, पहली सैलरी आने से पहले मैं लेके आ गया, इतना मेरा जुनून था। और बाइक में मेरा सपना मैंने पूरा किया। हाँ, कुछ सपने बाकी हैं। जैसे मेरा एक सपना है कि मैं विदेश यात्रा घूमूं, अब्रॉड घूमूं, तो अभी वो इतना मेरे पास सेविंग हुई नहीं है, लेकिन वो मैं सपना पूरा करूंगा। और रही बात दूसरी की, एक सिद्धांत होता है जीवन का, क्योंकि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देख रखे हैं, अभी नहीं बेरोजगार समय में देखा था इंटरव्यू हमेशा से। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के देखे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के देखे, बहुत सारे जो अपने क्षेत्र में सफल हैं, जैसे कलाम साहब, विवेकानंद को मानते हैं, उनकी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, गांधी जी को मैंने पढ़ा। तो उनसे भी मैंने सीखा कि जीवन में हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे हमें सिखाते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए हमें सीखना चाहिए। जैसे मैं एक बार राजपाल यादव को पढ़ रहा था, राजपाल यादव की वीडियो देखे मैंने, तो मुझे पता लगा राजपाल यादव जेल भी हुई है। क्यों हुई, फिर मैं पता उनके बारे में ऐसा किया, तो मुझे पता लगा ये चीज अपने को कभी नहीं करनी, वरना अपने साथ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कलाम साहब ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि अपना जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम सभी एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में एक साथ कर लें। दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है, दूसरी सफलता से हम सीखते हैं, दूसरों की गलती से भी हमें सीखना है कि इस बंदे ने गलती की, इसके साथ ये हुआ, हमको एक जीवन में गलती नहीं करनी, वरना फिर हमने क्या सीखा। मेरा इंटरव्यू किसी ने देखा और देख के बाद लाइक कर दिया, डिसलाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, भूल गया, फिर क्या सीखा। अगर जीवन में कोई उसका प्रभाव पड़े, कुछ चीज सीख पाए, तब मैं मानूंगा वो चीज हुई, वरना फिर क्या हुई। ये चीज होती है। बाकी मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी जीवन का हर पैमाना नहीं होता। जैसे मैंने कल ही अपने मित्र का इंटरव्यू लिया था, वो नौकरी से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो अपने लाइफ में खुश हैं, हाँ, लेकिन अपनी आत्म संतुष्टि होती है। और नौकरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें ना तो प्लस या ना माइनस, यानी जो अपनी सैलरी फिक्स है वो सैलरी आपके पास आएगी। और जीवन ऐसा होता है, सबका समान कभी नहीं रहता, जीवन उतार चढ़ाव चलता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी जीवन में अपन बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करते हैं, बहुत सारा हमारा पैसा होता है बिजनेस के थ्रू, बहुत बार अपन डाउनफॉल गया रहता है। लेकिन सरकारी नौकरी आपको स्टेबिलिटी देती है, स्थायित्व प्रदान करती है कि एक बार जो आपकी सैलरी आएगी वो सैलरी आती रहेगी। हाँ, वो कम ज्यादा नहीं होगी, है ना, वो हर साल इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ बात अलग है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज हो जाएगी या उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो फिक्स रहेगी। तो अपने पता है इतना खर्चा इसमें लगेगा, इतना खर्चा इसमें लगेगा, इतना खर्चा इसमें लगेगा। इसके बावजूद भी जो अपनी लिमिटेशन होती है वो जरूरतें पूरी कर सकते हैं। बाकी सपनों को तो कभी अंत नहीं होगा। वो तो अगर किसी मेरे पास आज बाइक है, मैं सोचा मैं गाड़ी लेके आऊं, कल मारुति 800 लेके आऊंगा, मारुति 800, फिर सोचा नहीं तो फॉर्च्यूनर लेके आऊं, फिर कल सोचा ऑडी लेके आऊं,
तो उसे सपने कभी पूरे नहीं, फिर बड़ा हो जाऊंगा चार्टर्ड प्लान लेके आऊं अपने लिए, तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बाकी जीवन मस्त है, नौकरी आपको लगना चाहिए, एक स्थायित्व प्रदान करती है। और मैं बार बार कहता हूं कि नौकरी लेने का मजा 25 साल की उम्र से पहले है। अगर 25 साल के बाद आप नौकरी लगते हो, चाहे मिडिल क्लास से हो चाहे लो क्लास से हो, आपको फिर नौकरी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो जवानी के दिनों में किताबों को खपाओ आप और समाज स्टडी करो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे। बहुत ही शानदार जवाब सर का, जैसा कि मैं चाहता था कि सर मुझे संतुष्ट करे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब बिल्कुल दीर्घ उत्तरीय तरीके से सर ने दिया। सर की तरफ दूसरा प्रश्न मैं प्रक्षेपित करता हूँ। सर दूसरा प्रश्न बहुत ही गंभीर है, वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। मेरे से बेहतर आप समझते हैं, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हम चाहे कितना ही कहें कि सरकार ये योजना चला रही है, सरकार ने इतना फंड दे दिया, सरकार ने इतनी नियुक्तियां दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत शानदार तरीके से समझते हैं कि जो हम चाह करके भी प्राइवेट स्कूल्स की जो बराबरी नहीं कर सकते। मैं कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा, अधिकांश जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी स्थितियां बहुत खराब है। स्टाफ्स की कमी है, 9वीं 10वीं या कोई भी क्लास ले लो, पूरी क्लास बिना टीचर्स के निकल जाती है ना। एक टीचर, आप तो 3rd ग्रेड हो, है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा ऑफिस वर्क आपको करना है, क्योंकि बहुत ऐसी कम स्कूल्स गिनी चुनी आप अंगुलियों पे गिन सकते हो जिनके पास अलग से पीओन की व्यवस्था होती है। तो सारा मैनेजमेंट आपको देखना है। तो कहीं ना कहीं टीचर के मन में 2 चीजें आती है। पहला, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त भी काम करने पड़ रहे हैं। इससे ईगो कम होने की बात नहीं है, पर इस बात मतलब फर्क ये पड़ता है कि जो समय में बच्चों की शिक्षा को दे सकता था, वो कहीं ना कहीं मुझे दूसरे काम करने के लिए देना पड़ रहा है। तो शिक्षा में कटौती हो रही है, न चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष तरीके से। पहला प्रश्न तो ये रहेगा सर। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि राजकीय विद्यालयों में बहुत सुख सुविधाओं की कमी होती है। अपन कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, अच्छा खेल का मैदान हो, अलग से पीटीआई टीचर हो और ये सब कुछ। लेकिन सर अपन गाँव में देखते हैं कि बच्चा एक पार्टी, एक थैला और एक मतलब कैसी स्थिति में आता है, अपन ठीक तरीके से समझ सकते हैं। हर व्यक्ति तो सर उतना कंपटीशन करके, हर व्यक्ति उतनी मेहनत करके सर आगे तक नहीं जा सकता, है ना। तो सर मेरा प्रश्न ये रहेगा कि कितना हृदय पर आघात होता है आपके, जब आप ये देखते हो कि यार स्कूल्स की व्यवस्थाएं कितनी खराब है, शिक्षा के ऊपर सरकारी बजट नहीं बढ़ा रही है, और कैसे एक 3rd ग्रेड या फिर किसी भी तरीके से आप टीचर, जैसे आप टीचर हो तो टीचर रहते हुए ऐसे कौन कौन से आप उपाय बताना चाहोगे कि एक एज ए टीचर अपने लेवल पर भी स्कूल के मैनेजमेंट के लिए, बालकों की अच्छी शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता है अपने स्तर पर भी? सर प्लीज ये बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन किताबों में आगे बढ़ रही है, रियलिटी में बहुत पीछे है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला काम बात आपने बताई कि गैर शैक्षणिक कार्य, तो वास्तव में गैर शैक्षणिक कार्य बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं। हालांकि टीचर वो करता है, सरकार कर्मचारी के होता काम करना ही उसको वो मानते हैं, लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य बहुत सारे हैं। कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, जैसे बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो हमें पता है और सरकार को पता है, फिर भी मांगती रहती है 10-12 दिन में, ये सूचना दीजिए वो सूचना दीजिए, है ना। वो एक काम वो हो गया। दूसरी चीज, माने गैर शैक्षणिक कार्य अपन करते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर भी हमारे गुरुजी इंटरव्यू में लिया था अब्दुल हकीम जी का, तो वो भी काम करते हैं, लेकिन वो पढ़ाने के बाद अपने पर्सनल टाइम में भी उस काम करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज को माना कि अगर सरकार थोड़ा कम कर दे, जैसा अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम गैर शैक्षणिक कार्य बंद करवाएंगे, मोबाइल बंद करवाएंगे स्कूलों में, तो अच्छा निर्णय था। अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज पहली। और जो सबसे दूसरी बड़ी चीज, वो अगर सरकार करे तभी मैं मानता हूँ धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार होगा। जैसे हम पढ़ते जर्मनी, जापान, सिंगापुर, छोटे देश, जर्मनी की बहुत खराब हालत थी, लेकिन 30-35 सालों में कितना डेवलपमेंट हो गया जर्मनी। कभी बढ़ो जर्मनी को, बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी, उससे पहले तो जर्मनी 2 टुकड़े थे, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, और बहुत खराब हालत थी जर्मनी की। लेकिन जर्मनी उसके बाद इतना आगे बढ़ा। जापान छोटा सा देश, जिसपे 1945 में 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम के हमले हुए थे, फिर भी जापान कितनी ग्रोथ की। हम कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं जापान आज 2050 में चल रहा है, इतना डेवलपमेंट है जापान, मेरी ट्रेन चलती है वहां पे आज भी। तो मतलब अगर वो हमें धरातल पे लागू करना भारत में, तो भारत में पहली चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे कक्षा 8 तक यहाँ पे आप फेल नहीं करते हैं, कहते कक्षा 8 तक आप फेल नहीं कर सकते, वो चीज उनको करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कक्षा 8 तक पास करना नहीं करना चाहिए। प्राइवेट वाले बच्चे क्या होते हैं, वहां पे घर वाले पैसे लगते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी जागरूक रहते हैं हमारे पैसे लग रहे हैं, और बच्चा भी जागरूक हमारे पैसे लग रहे हैं। वहां पे पहली चीज तो वो, वहां पे उनको पता अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने पैसे लग रहे हैं, पास तो वैसे करना है। पहली चीज वो कि वहां पे अपने यहाँ पे 8 तक फेल नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि सरकार को फेल करना चाहिए, तभी विद्यार्थियों मन में डर बैठेगा कि अगर नहीं पढ़ेंगे हमको फेल कर दिया जाएगा। वरना ग्रामीण पृष्ठभूमि में छोटा बच्चा भी कहेगा न बेटा क्यों हुई पास, पास किया सरकार कह रही क्यों, तो उसके मन डर नहीं है। दूसरी चीज,
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या शिक्षा स्तर इसलिए भी कमजोर है, वहां पे बच्चा रेगुलर नहीं आता, नियमितता का बहुत सारा कम अभाव, बहुत अभाव, मैं क्या कहूँ, नियमितता होती नहीं विद्यार्थी बहुत कम होती है। जो हर कक्षा में अनुमान, जहां मैं जितने भी साथी अध्यापक सबसे पूछता हूँ, ये कहते हैं कि हर कक्षा में हमारे 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 5-6 लड़के पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब वो एवरेज में होते हैं, ये स्थिति होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है नियमितता नहीं आते। नियमितता क्यों नहीं आते? क्योंकि घर वाले भी जागरूक नहीं है। हमारा बच्चा तो खेत में बकरी चलाने चला गया, आज हमारे गेहूं कट्टा काट रहे हैं, आज हमारे बुआई करे, आज हमारे बुआ जी की शादी, आज हमारे वहां मिट्टी बुआ जी, आज वहां खाने गए, ये चीजें होती हैं। तो मैं कहता हूँ जागरूक आप क्यों नहीं हो? माने कि आप जिमना है तो 4 बजे बाद जिमा दो, एक और टाइम में 1 बजे बाद जिमा दो, वो तो कोई जाए नहीं रहा जिमना, लेकिन पढ़ाई में महत्व रखो, मैं देते नहीं। तीसरी चीज, वैसे नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। पिछले 10-12 सालों में हमने देखा कि भारत में, राजस्थान में, सब जगह बहुत सारे आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। बहुत सारे, जब हमारे समय जब हम छोटे बच्चे थे इतने अपराध नहीं बढ़ते थे। आजकल अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत ऐसे गंदे गंदे अपराध होते हैं वो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टीचर को कह दिया आप बच्चे को मार पीट नहीं सकते, बच्चे को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि बच्चे को इतना नहीं मारना चाहिए कि बच्चे कुछ हो जाए, लेकिन उसके मन में शिक्षक के प्रति डर होना चाहिए। जब मैं विद्यार्थी था और आज भी मैं अपने गुरुजी का इतना सम्मान करता हूं कि गुरुजी हमें बैठने की मदद नहीं करता, कहीं बैठे तो मैं बैठता हूं। दूसरी बात, गुरुजी को हम जब छोटे थे तब मुझे आज भी याद है, गुरुजी इस गली से निकलते, उस गली से निकलते, वो गुरुजी निकलते ऐसे निकलते क्योंकि गुरुजी मैंने देख ना ले। और कई आज भी गुरुजी मिल जाए मैं कहता हूँ नमस्ते गुरुजी। और जो आजकल मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ तो अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं मेरे को, और गुरुजी किसान, और गुरुजी। मैं सोचता यार पहले ऐसे होता था, सिर्फ सिर्फ ऐसे होता है, तो इतना परिवर्तन आ गया। मतलब टीचिंग लाइन की उतनी रिस्पेक्ट रही नहीं टीचरों जितनी पहले थी। तो 3 कारण मैं बताऊंगा। गैर शैक्षणिक कार्य में थोड़ी कमी हो, कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल करना चाहिए सरकार को। तीसरी, अध्यापक को ज्यादा नहीं लेकिन मारने का नहीं, डर रखने का बच्चे को अधिकार होना चाहिए, तभी विद्यार्थी में डर रहेगा, तभी वो रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि अगर उसको डर रहेगा नहीं, डरेगा नहीं, गुरुजी की कर ले मां को देव तो सके कौन है, न पढ़ना पास बुझी दान करना है, बोली ए लाओ, बोली बी आओ, बोली सी आओ, बोली डी आओ, ये होती है बात। तो सर ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। सर ने 2-3 मोटे पॉइंट बताए कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसे कम किया जाना चाहिए। इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। सरकार ऐसे लोगों की व्यवस्था करे जो उस कार्य को करने के लिए एलिजिबल हो। 2-3 और, जैसे कि नियमितता की सर ने बात करी। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चों के माता पिता होते हैं वो शायद बच्चों की शिक्षा को लेकर के उतने पॉजिटिव नहीं, जागरूक नहीं है। ये सभी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, पर बहुत सारे लोग, ये प्रतिशत बहुत ज्यादा है, ये मैंने भी देखा। और सर तो सर्विस में ही है, सर को तो बताइए। तीसरा कारण सर ने बताया कि बहुत बार क्या होता है कि, अच्छा तीसरा कारण छोड़िए, एक शानदार सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सर विद्यालय गांव में होता है, आप कितनी कोशिश करो, आप कितनी औपचारिकता निभाओ, फिर भी आप एक सामाजिक प्राणी हुई हो, और विद्यालय गांव में है, और अपने को पता है समाज से अपन अधूरे नहीं रह सकते, उससे जुड़े हुए हैं। तो सर शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम या कैसे मैनेज होगा, साल भर कैसे विद्यालय चलेगा? क्योंकि बहुत बार से सरकार से फंडिंग नहीं होती, तो मैं कहीं ना कहीं गाँव के भामाशाहों के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि उन्हें खुश रखना या उन्हीं की तरफ, उनकी तरफ थोड़ी झुके रहना, उनकी तरफ फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। तो सर कहीं ना कहीं आप ये कैसे देखते हो कि अगर भामाशाहों की हमें आवश्यकता ना हो और अतिरिक्त दबाव ना हो समाज का, तो क्या एक शिक्षक और फ्री माइंड होकर के अपने नियम स्कूल पर लागू कर सकता है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके? और एक प्रश्न वो भी कि सरकार अगर हमें ये छूट दे दे कि बहुत गहरी पिटाई ना हो, पर कम से कम इतनी हो क्योंकि बालक को आप सिर्फ है ना प्रेम करके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसे लालच भी देना जरूरी है और उसे दंड भी देना जरूरी है। तो सर दोनों प्रश्न है कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव रहता है स्कूल टीचर के ऊपर, समाज का, गांव के भामाशाहों का। और दूसरा प्रश्न ये है कि सर अगर सरकार आपको छूट दे भी दे तो कितनी लिमिट में एक शिक्षक को बच्चे के ऊपर ये दबाव डालना चाहिए कि वो पढ़ने लगे? सर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपने किया है कि जैसे अपन समाज से अलग नहीं हो सकते, समाज से जुड़े रहना बिल्कुल सही है। विद्यालय में होता है नियम के एसएमसी एसडीएमसी सदस्य रहते हैं, जो बच्चे पढ़ते होंगे माता पिता रहते हैं, है ना। लेकिन बहुत बार देखा जाता है उनका सहयोग इतना होता नहीं। जिस गाँव के अंदर गाँव वाले जागरूक होते हैं, जागरूक भी पॉजिटिव रूप में, पॉजिटिव रूप मतलब कि हमारे बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, कहाँ कमी है, तो सर को भी सुझाव दे, सर आप इसी में कमी देखिए, आपने गृह कार्य बच्चों को नहीं दिया, हमारे बच्चों को पाठ पढ़ना नहीं आ रहा, आप थोड़ा ऐसा कीजिए, हम भी बच्चे को घर पर पढ़ाएंगे, कोई कमी हो तो आप हमें बताना, हम बच्चे को जागरूक करेंगे, खेल कूद के निश्चित समय रखेंगे, लेकिन इसको रोज हम पढ़ाएंगे। अगर माता पिता जागरूक नहीं है, मैंने बच्चे को काम दिया, बच्चा 4 दिन स्कूल नहीं आया, फिर मैं कहता हूँ बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, ये तो पढ़ाई कौन, आप अड्डा पकड़ो थैंक यू करिए,
अगर ऐसा जवाब है फिर शिक्षक का दिल दुखता है कि मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ। और शिक्षक कोई भी शिक्षक साधारण नहीं हो, शिक्षक हमेशा मेहनत करके बनता है, बहुत मेहनत कर लगन से बनता है और उसे पता है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। लेकिन आज जैसे मैंने कोई चीज पढ़ाई, मैंने मैं किसी क्लास का टीचर हूँ, मैंने कोई पाठ पढ़ा दिया, माना कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, पाठ मैंने पढ़ा दिया। अब कोई बच्चा आए नहीं उस दिन, वो 5 दिन बाद आएगा तो वो चीज पीछे रहेगी उसके, तो मैं उसको बार बार थोड़ी बताऊंगा। हालांकि अगर वो पूछ ले तो बात अलग है, लेकिन अपन जाते 5 से 3 बच्चे इतने डेवलपमेंट होते भी नहीं कि वो प्रश्न पूछ ले, ये चीज होती है। तो माता पिता के अगर जागरूक रहेंगे, बामासा जैसा आपने कहा, बामासा का काफी सहयोग रहता है। माना किसी विद्यालय में किसी चीज की आवश्यकता है, माना लैपटॉप की आवश्यकता है, प्रिंटर की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो बामासा अगर सपोर्ट करें, क्योंकि स्कूल में इतना फंड आता नहीं, स्कूल में फंड लिमिटेड होते हैं, जिसमें आप कलर करवा दिया, फर्नीचर लिया है, सामग्री लिया है, वो जाता है। तो अगर वो फंडिंग करें तो उससे शिक्षक का दिल भी खुश होता है कि आप गांव वाले इतने जागरूक नहीं चाहते हमारे बच्चे पढ़ें, तो हम भी जागरूक होते हैं। अगर गांव वाले कहते हैं बेटी पढ़ ले, पहले पढ़ रखी नाल की था, ये मारवाड़ी कहते हैं कि पहले वाले ने क्या किया आप क्या कर लोगे, तो फिर तो टीचर ही कहता अपन क्या करें, वो मानसिकता पहली बात हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आप क्या था, मैं भूल गया। दूसरा प्रश्न ये था कि अगर सरकार आपको इस बात की छूट दे दे, क्योंकि अनेक शिक्षकों के माध्यम से मैंने लाइन सुनी है कि यार हमारे पास अब वो पावर ही नहीं है, बच्चा सिर्फ प्रेम से नहीं सीखेगा। बिल्कुल मुझे याद आ गया, आप कह रहे हो जैसे कि मारपीट की सीमा होनी चाहिए ना, बिल्कुल मारपीट की सीमा होनी चाहिए, बच्चे मन में डर होना ही चाहिए। अपन ने बहुत सारे वीडियो देखे थे, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पीडब्ल्यू वीडियो देखा, फिजिक्स वाला, अलग पांडे कोई टीचर थे, वो आगे बच्चा आगे उनको मार के चला गया, वो टीचर हंस के कह रहा बेचारा क्या करे, वो उसकी सहनशीलता, वो भी एक थप्पड़ मार देगा, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही साथ ऐसी घटना होती है, अगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, कल इससे 100 घटनाएं अपने देखने मिलेगी, फिर अपन गुरु शिष्य काम मान रहा। मैं जब पढ़ता महाभारत मैंने पढ़ी है, देखी भी आपने देखी होगी कि उसमें एक युद्ध होता है, गुरु परशुराम और उनके शिष्य भीष्म पितामह, शिष्य थे दोनों, होता युद्ध होता है, विवाद चला था उसमें, अंबा अंबिका अंबालिका विवाद चला था, देखा होगा कभी, तो वो विवाद चला, उसके कारण दोनों बीच युद्ध हुआ। तो परशुराम के सामने आए, गुरु परशुराम सामने आए, भीष्म पितामह आए, उनको प्रणाम किया, पैर छुए कि मैं आपसे युद्ध करने की आज्ञा चाहता हूँ। उनका ठीक है शिष्य, अगर तुम मेरे से आज्ञा नहीं लेते, मुझे प्रणाम नहीं करते, मैं तो भस्म कर देता। ये होता गुरु का सम्मान। ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनका मैंने वीडियो देखा था 2022 से 21 के अंदर वीडियो देखा था, 22 के अंदर किसी प्रोग्राम में गए हुए थे और उनके गुरुजी उन्हें दिख गए, तो उन्होंने उनके पैर छुए, जबकि भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन उन्होंने पैर छुए, जबकि वो राष्ट्रपति हैं, उनके अब क्या जरूरत है, वो गुरुजी ने पढ़ लिया, बरसों पहले पढ़ लिया, हो गए राष्ट्रपति बन गए, गुरुजी क्या आवश्यकता, लेकिन उनका मान सम्मान है वो। तो अगर मान सम्मान अगर गांव वाले भी देंगे, बच्चा भी देगा, तब अच्छा रहेगा। अगर बच्चे गुरुजी तू करके बात कर रहा है, पीठ से उनका नाम निकाल रहा है, उसको तवज्जो नहीं दे रहा, फिर टीचर दिल वैसे दुख जाता है। तो मारपीट होनी चाहिए, लिमिटेशन में होनी चाहिए, और रेगुलरिटी के गांव वाले घर वाले एक बच्चे को भेजेंगे रेगुलर, कि आप बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है, रेगुलर उसको भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा फटेगा। वो बच्चा अगर वहां पे अपन उसको मानसिक रूप प्रदान नहीं करे, लेकिन जो उसकी बेसिक नीड्स हो तो पूरी होनी चाहिए, खेलने का नियम समय होना चाहिए। बहुत सारे विद्यालय जहाँ पे पीटी भी नहीं है, फिर बच्चे आप नेशनल तक जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की रुचि भी है। अब बच्चे रुचि नहीं ले, मैं चाहे कितने अच्छा पढ़ा दूं, मैं चाहे कितने ज्ञानी हूं, अगले वाले को पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो विवश थोड़ी कर सकते हैं उसको। साइकिल नहीं चलता, तत्परता का नियम अधिगम के अंदर कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, कोई नियम है, तो तत्पर भी होना चाहिए। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बिल्कुल सर, शानदार जवाब। जैसे कि सर ने बताया कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का फीडबैक है वो इतना शानदार नहीं है। एक टीचर स्कूल में कितना ही बच्चों को पढ़ा ले, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ने के लिए घर वाले फोर्स नहीं डाल रहे या उन्हें इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहे कि तू होमवर्क टाइम पे कर ले, परीक्षा है तो तू अच्छी तैयारी कर ले, तब तक बच्चा अपना 100% दे ही नहीं सकता। और बच्चा तो बच्चा होता है, कितना आप है ना वो मन से करेगा। हम बड़े लोग भी नहीं कर पाते तो बच्चा तो क्या ही सोचेगा, उसे मुझसे खेलना ही पसंद है, उससे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, वो क्यों मोटी मोटी या किताबें लेकर के बैठेगा, वो टीवी देखना ज्यादा पसंद करेगा। तो सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति या फिर यूँ कह सकते हो कि पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कैसे आकर्षित करें, क्योंकि सर मोटिवेशन तो उनको दे नहीं सकते कि तुम अगर आईएएस बनोगे तो पूरा जिला संभालोगे, तुम राष्ट्रपति, वो तो सर वो समझते नहीं है। तो एक छोटे से बच्चे को अपन कैसे उसका कंसेप्ट डेवलप करें कि वो ये सोचे कि यार पढ़ना बहुत जरूरी है, हाँ खेलना भी है, काम भी है, पर मुझे पहले पढ़ना है। सर ये कैसे अपन डेवलप कर सकते हैं मानसिकता एक बच्चे के मन में कि वो पढ़ने लग जाए? देखिए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चीज आती है ABL किट भी चलता है कक्षा 1 से 5 की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो अपन गतिविधि आधारित शिक्षण करवा सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था हम भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से, मैं कविता आपके साथ बोलूंगा, उनको आप भी बोलो, और माने कक्षा में 20 बच्चे हैं, पहला दूसरा स्थान वाले बच्चे रहते हैं प्रतिभाशाली, मैं कहूंगा जो इस पाठ को पढ़ के आएगा याद करके उसको मैं चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट बहुत बड़ा उपहार उनके लिए, वो प्रभावित हो गया, उसको चॉकलेट मिली, मेरे को मिलेगी। उस बच्चे को 15 अगस्त 26 में सम्मानित करवाएंगे, उसको माने पेन ही दिया, माने 5 रुपए देंगे, तो सोचेंगे यार इसको पेन दिया हमें मिलेंगे। कोई बच्चा रेगुलर आ रहा है, हमारे स्कूल में से कहते हैं हमारे बारी कि माने कोई बच्चा रेगुलर आ रहा है, ये बच्चा रेगुलर आता है स्कूल में, इसको सम्मानित किया जाए। कोई बच्चा अंडर सेटिंग करके आ रहा है, बिल्कुल आप आते बाएं नीचे उसकी बिल्कुल अनुशासन में रह रहा है,
ये बच्चा अनुशासन में इसको ये इनाम दिया जाएगा। पढ़ने वाला मामला हो गया, इस वाला मामला गया। कोई बच्चा खेल में अच्छा खेल में है, उस बच्चे को हम देंगे। एक हमारा विद्यार्थी था तो वो पेंटिंग अच्छी बनाता था, उसको मैंने आगे भिजवाई भी था पेंटिंग, उसको थोड़ा सहयोग भी कराया बमा स्वरूप में कि मतलब पेंटिंग में अच्छा है तो इसमें सहयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रतिभा होती है, प्रतिभा छिपा लेते हैं। अब कल मैं भिलवाड़ा था, मेरे 3 दोस्तों को मैं ले गया घूमर डांस स्कूल में कि आप तीनों मॉडलिंग कर सकते हो। वो 3 बार बाहर घूमे लेकिन नहीं गए, मैंने कहा मेरे साथ चलो मैं लेके जाऊँ। मैंने बात की आप एक बार ट्राई करो, वो जीत हार अलग चीज होती है पर कोशिश तो करनी चाहिए। अब जैसे मैं डांस करता था, मेरे गुरुजी मुझे आगे नहीं ले जाते, मैं डांस कर ही नहीं पाता आगे। तो प्रतिभा हर आदमी छिपी होती है, उसको अपने बाहर निकालना आवश्यकता होगी। लेकिन गुरुजी केवल माध्यम है, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात मोटिवेशन की, अपन छोटे छोटे मोटिवेट करेंगे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे मोटिवेशन, चॉकलेट दे दी उसको, सुपारी दे दी, और अपन ये संगीत के माध्यम से सिखा सकते हैं उसको कि इन्हें धरती रोमाना भी मां अपना आता है लोकगीत। तो मैंने वो अपने जैसे समूहगान बुलाते हैं तो मैंने प्रयास किया था। मास्टर बोलने का छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, मैंने कहा नहीं कोशिश करते हैं, हमारे कोशिश हमने सीखा, हम भी छोटे बच्चे थे, मैंने कोशिश की 15-20 दिन के गाना सीखना सीख गए। अब बच्चे ऐसे बैठते, मैंने कहा हाथ ऐसे बांधो, ऐसे बैठना, आपको थोड़ा अनुशासन सिखाया, थोड़ा डर हुआ। और एक कमी मैंने देखी कि ज्यादातर स्कूलों में 8-5 स्कूलों में ऐसा नहीं होता, 8 स्कूल में, ज्यादातर 12 स्कूलों में, लगभग 12 स्कूल लगभग कहूंगा मैं कि स्टाफ का समन्वय नहीं रहता। वो जैसे टीचर हम पहले सुनते थे, पढ़ते थे, जब आप पढ़ते हो स्कूलें चलती हैं, रियलिटी में वो धरातल से नहीं है। स्टाफ में गुट ज्यादा बनने लगे। जब मैं पीयू स्कूलें देखता हूँ 12 तक स्कूलें, तो ज्यादातर स्कूलों में देखता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर अलग जाते हैं, सेकंड ग्रेड का अपना एक ग्रुप है और थर्ड ग्रेड का अपना एक ग्रुप है। मैंने कहा टीचर ही ग्रुप बना रखे, गुटबाजी हो रही है, तो उससे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे सोचते हैं कि अपन 11-12 स्टूडेंट है, अपन फर्स्ट ग्रेड लेक्चर आके 2 देंगे, फिर छुए के उनसे पढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड को ज्ञान देते नहीं, 2 नहीं देते, बात ही नहीं करते। तो चीज मुझे बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनसे पढ़ के गए वो भी, वो तो रात की बात की, काम निकल गया आपका, भूल गया आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नैतिक मूल्यों का विकास, जापान के बारे में पढ़ा था, मैंने वीडियो बनाया भी था, उससे शॉर्ट वीडियो कि एक व्यक्ति भारत का जापान घूमने गया मेट्रो के अंदर, मेट्रो में घूमने गया तो उसने देखा ये आदमी मेट्रो सीट पे बैठा है और वो सुई लेके सिल रहा था फिटी हुई सीट को। तो उसने कहा तुम इसे क्यों छोड़ रहे हो, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। नहीं, जापानी ने कहा नहीं, ये हमारा देश है, ये हमारी ट्रेन है, मैं इसे सिलूंगा, ये फटी हुई है। अब भारत में उल्टा है, वो पत्ती लेके जाएगा आगे से, या तो कोई दिखा इसको फाड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको काजू तोड़ दिया, किसी घाटी देखी उस पर स्क्रैच कर दिया, ये भारत में। तो नैतिक मूल्य शिक्षा प्राइमरी लेवल से होनी चाहिए, और इसमें शिक्षक का रोल तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, माता पिता का रोल महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई, बताऊंगा मैं, कि एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल गया, माता पिता का बहुत बरसों बाद बच्चा हुआ था, बहुत बाद में हुआ था, तो लाडला प्यारा था बच्चा, लाडला था। तो स्कूल गया और ऐसे पहले दिन किसी का उसने पेन चुरा लिया, लेके आ गया, मम्मी मम्मी देखो मैंने पेन चुरा के लेके आया, पेन लेके आया। मम्मी ने कहा वाह कोई बात नहीं बेटा, पेन लेके आया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन गया, उसने किसी के 10 रुपए चुरा के लिया, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जा पड़ा गया। तीसरे दिन गया, ज्योमेट्री बॉक्स चुरा के लिया, धीरे धीरे से चोर करने लगा, बाद में बड़ा चोर बन गया, डकैत बन गया, फिर उसको फांसी सजा हुई। तो फिर उसने पूछा कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या, लोग जैसे ने पूछा क्या अंतिम इच्छा, तुम्हें फांसी हुई कल परसों, तो मेरी माँ से मुझे मिलना। चलो ठीक है, माँ को बुलाएगा, बूढ़ी माँ आई उसकी, मिलने आई, तो माँ तुम इधर आओ, आके माँ को उसने अपने कहते बटका पकड़ लिया, काट दिया कुत्ते साल और जेल रहा है, भाग गया, उन्होंने छुड़ाया उसको पुलिस वालों, छोटे छोटे पागल हो गया, मरने वाला है, पागल हो गया, तो पागल हो गया, उसने छुड़ाया पोते से, बटका बजाया, काट दिया ऐसे, और ब्लड आने लगा, खून आने लगा, रोने लगी, माँ चिल्लाने लगी। तो उसने कहा पागल हो गया, तेरी माँ है, इसे तू क्यों काट रहा? उसने कहा मेरी माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये मेरी माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब मैं छोटा था, मैं पेन चुरा के लाया था, ये मेरे 2 थप्पड़ पे रखती, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? किसी बात चोरी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, गलत बात है, तो मैं दूसरे दिन चोरी नहीं करता। इसने मेरी पहली गलती छिपा दी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, और इस कारण आज मैं मर रहा हूँ, मैं मुझे फांसी कल इसलिए होगी, इस माँ की गलती वजह से। तो माता पिता को भी जो बच्चों इतना ज्यादा पक्ष में नहीं लेना चाहिए कि मेरा बच्चा सर्वे सर्वा है, मेरा बच्चा सही, मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर आपका बच्चा गलत है तो आप बच्चे को डांटिए, बेटा ऐसा नहीं करना, अगली बात तुम्हें शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर बच्चे गलती नहीं हो तो आप उसका पक्ष लीजिए। अब टीचर कह रहा है आपका बच्चा गलती करा, उसमें प्रमाण नहीं, माँ बेटा नहीं करो, मेरे बच्चे आने लगाना, पेट तो पढ़ लेने पेटे दबा, ठंडा चलाए और भी काम किए रही, पेट में भर जाए, लाइनें चला ली, तो ये कोई जवाब नहीं होता उससे। बच्चा फिर कल आपको माता पिता को कहेगा, अगर बच्चा आज शिक्षक को गाली दे रहा, किसी दोस्तों को गाली दे रहा, बड़ा भाई मैं आपको गाली देगा बच्चा, बड़ा होकर कि मेरे माता पिता तुमने क्या किया मेरे लिए, ये चीज होती है। तो माता पिता को नैतिक मूल्य विकास करना चाहिए। शिक्षक तो महत्वपूर्ण इसमें कड़ी है ही है, लेकिन पेरेंट्स का इसमें अमूल्य योगदान है। तो बहुत शानदार जवाब सर का। सर के अनुसार अगर बच्चों में एथिकल वैल्यूज का अगर ठीक से डेवलपमेंट कर दें, उन्हें नैतिक विकास की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर दें, तो निश्चित ही ऐसी समस्याओं से हमें बचने का मौका मिलेगा। सर अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, मैं ये प्रश्न मेरे सरकारी जो राजकीय विद्यालय हैं उनके संदर्भ में ये प्रश्न है कि सभी के सभी शिक्षक बहुत ही मेहनत के पश्चात इस प्रोफेशन में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर सिर्फ किताबें पढ़ लेना, किसी एग्जाम को पास कर लेना
ये एक अलग बिंदु है। और सर मुख्य बात यह है कि हर शिक्षक आप जितना प्रतिभाशाली नहीं होता, या यूँ कहो कि अप्रतिभाशाली एक शिक्षक किस तरीके से बच्चों के व्यक्तित्व को, उनके विकास को और उनके पूरे जीवन दिशा और पूरे जीवन निर्माण को प्रभावित करता है अगर एक शिक्षक अप्रतिभाशाली है। सर इसको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे वो बहुत अच्छा सुर लय ताल में किसी कविता का वाचन नहीं कर सकता, जैसे सर वो न 15 अगस्त पर न खुद नृत्य कर सकता है, न ही कोई दूसरी साहित्यिक कला कर सकता है, न करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर पाता, न वो अच्छा खेल में, मतलब किसी भी तरीके से वो सिर्फ एक शिक्षक है जो आता है, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखाता है, बच्चों से बातचीत करता है और घर चला जाता है। तो सर ऐसा अप्रतिभाशाली शिक्षक बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। और यदि आप किसी व्यक्ति को शिक्षक बनने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए या नहीं, अगर बनना चाहिए तो उनमें किस किस तरह के गुणों के होने की आवश्यकता आप निर्धारित करेंगे कि भाई तेरे में ये गुण है तो तू टीचिंग लाइन में आ, वरना बहुत सारी चीजें हैं दूसरी। देखिए जैसा मैं मेरी कहूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मैं तो टीचर, मुझे पढ़ाने का शौक था शुरू से। मुझे काफी सारे सर्स ने कहा, आज तक भी कहते हैं, सुभाष जी मिला उन्होंने भी मुझे कहा था कि बेटा तुम आर तैयारी करो, लेकिन मेरे 5 साल 6 साल में कभी आर से फॉर्म भरा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पढ़ाने की रुचि है मेरे साथ। आपको दिखता भी होगा मुझे रुचि पढ़ाने की, लेकिन बहुत सारे अप्रतिभाशाली होते हैं। मानना कि हर चीज प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा सी होती है, यूनिक होती है कुछ ना कुछ, कि वो चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील, शिक्षक, डॉक्टर और वकील तीनों को हमेशा जीवन में सीखना चाहिए। माने कोई चीज नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कुछ सीखेंगे। अब अगर शिक्षक नौकरी लग गया, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि मेरा एक दोस्त था, वो तैयारी कर रहा था फर्स्ट ग्रेड की, तैयारी कर रहा था, तो उसने पूछा कि यार तू जैसे नौकरी लग जाएगा, फर्स्ट ग्रेड बन जाएगा, फिर क्या करेगा? तो जिस दिन मैं फर्स्ट ग्रेड बन गया, पहले दिन सभी किताबों को टेम करके साइड में रखूंगा, फिर मस्त रहूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप नौकरी लगे, आपने पढ़ने छोड़ दिया, आपने ज्ञान प्राप्त करने छोड़ दिया, आपने बुरे दिन अपने भूल गए, तो उसका नुकसान बच्चे पे भी रहेगा। दूसरी बात, आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर सरकार अपने सैलरी दे रही 40-50 हजार रुपए अपने महीने की दे रही है, आप बच्चों को पढ़ाइए 6 घंटे में तो पढ़ाओ। 6 घंटे कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई टीचर मैं नहीं मानता राजस्थान में हो भारत में 6 घंटे पढ़ा पाता, क्योंकि उसको पोसारी भी खिलाना पड़ता है, दूध भी पिलाना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, गैर शैक्षणिक कार्य भी होते हैं। आप 3 घंटे दो, मात्र 3 घंटे भी दो, 6 घंटे मत दो, 3 घंटे आप दो, पढ़ाओ 3 घंटे बच्चे को, अपना कुछ करो, अपने कर्म के प्रति लगन रखो। वरना आप आओगे, साइन करोगे, मोबाइल चलाइए, वापस घर साइन करोगे, वापस चले जाओगे, पैसा वही मिलेंगे, कम भी नहीं मिलेंगे, ज्यादा भी नहीं मिलेंगे। लेकिन कल आप अगर 5 साल 10 साल बाद अपनी आंखें मिलाओ काश से, उस बच्चे से मिलाओ, तो आप कह सकोगे मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, गर्व से कहो। मेरे गुरुजी आज भी गर्व से कहते हैं अरविंद को मैंने पढ़ाया, वो गर्व होना चाहिए। वरना मैं अपने गुरुजी नाम नहीं लेता, अगर मेरे गुरुजी मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं क्यों नाम लेता, मेरी क्या कर से पढ़ी? नहीं गुरु ठीक काम करो, गुरुजी टीचर तो बहुत सारे से पढ़ा, मैं चलो दोस्तों टीचर पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टीचर वीडियो देखे मैंने, लेकिन कुछ 20-25 सिलेक्टेड टीचर है जिन्हें रेस्पेक्ट करता हूँ, सर्वाश्रम सर है। बाकी जो बिजनेस मॉडल है, आ रहे सैलरी कमा रहे हैं, कुछ है कि स्कूल में आगे रहते थे, बिजनेस चल रहे हैं उनके, वो फोन बात करेंगे हमारी ये बिजनेस हो गया, हमारी ये हो गया, तो वो बात अलग है। स्कूल में आए तो अपन कुछ दो है बच्चों को, माने एक प्रतिभा तुम्हें थोड़ी बहुत होगी। आप अगर नौकरी लगे हो तो आप में कुछ ना कुछ प्रतिभा होगी, जो आपको आता है सिखाओ। 100% मत लगाओ बच्चे को, 70% सिखाओ। नैतिक मूल्य विकास करा दो कि बच्चा ऐसे होना चाहिए, माता पिता रोज पैर छू। मैं गया बच्चों को सिखाया मैंने, आप पैर आपको रोज छूने हैं। 10 दिन को मैंने डंडे से मारा, डर लगाया, माता पिता पैर छुके हैं, तो 10 2 4 5 बच्चे नहीं छूएंगे मुझे पता, लेकिन बाकी बच्चे छुके हैं। वो डर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक है, माता पिता को लग गया ये गुरुजी ने खोया यार स्कूल में, ये ऑटोमेटिक। तो नैतिक मूल्य विकास अपन कर सकते हैं। माना कि मुझे किताबी नॉलेज है, मैं कुछ गतिविधियों में भी कमजोर हूं, मुझे व्यवहारिक नॉलेज इतना नहीं है, बहुत सारी मुझे पता नहीं है। लेकिन कुछ टीचर ऐसे जो प्रतिभाशाली, व्यवहार में नॉलेज अच्छा उनको, कि व्यवहारिक नॉलेज एक चीज होती है, व्यवहारिक नॉलेज दो उनको, कोई ना कोई तो उन चीज आती होगी, वो चीज भी दो। आप कितना दे रहे हो वही चीज है, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आप अपने काम के साथ बेवफाई कर रहे हो, और बेवफाई आपको ले डूबेगी। क्योंकि काम के प्रति आपको श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। 6 घंटे मत पढ़ाओ, 3 घंटे पढ़ाओ जरूर, कुछ ना कुछ करो। आप गीत गाना नहीं आता मत गाओ गीत, आप पाठ तो पढ़ाओ, नैतिक मूल्य तो सिखाओ उनको। आप पीटी पीरियड करा दो, ऐसे पीटी पीरियड कर लो, ऐसे हाथों कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बॉक्सिंग कर लो, कबड्डी खिला दो, खो खो खिला दो, बैडमिंटन खिला दो, दौड़ भाग करवा दो। आपको आए जो योगा प्राणायाम कुछ ना कुछ तो आता होगा जीवन में, 25-30 साल के कोई ना कुछ सिखा तो होगा। जो आपको व्यवहारिक नॉलेज नहीं आता, बिजनेस मॉडल आता, 6-7-8 बच्चों को बिजनेस मॉडल सिखाओ, भारत पीछे के वो बता दो, अर्थशास्त्र सिखा दो, हिस्ट्री बता दो, जो आपको आए कुछ ना कुछ आते होगा। जब आप टीचर बन गए तो कुछ ना कुछ आते होगा। बाकी आजकल तो सीटें बहुत सारी आने लगी, रीट हो गई, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो नौकरी के हिसाब से आते हैं। सब ये होते हैं अपन बेरोजगार, आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, बेरोजगार होने के बाद बेरोजगारी से दूर निकले। और टीचर नौकरी अच्छी नौकरी 5-6 घंटे की नौकरी होती है, फिर छुट्टियां भी काफी होती है। लेकिन जितने दिन आप पढ़ाओ, थोड़े ईमानदारी से पढ़ाओ, तो ताकि आपका मन संतुष्ट रहे। और बहुत सारे मैंने अपने सीनियर से मिला हूं, जिन्होंने कहा कि हमने अरविंद जी ऐसा बच्चों को पढ़ाया तो आज हमारा मन राजी होता है, हम खुश हैं, मतलब कि हमने बच्चों को ऐसा पढ़ाया।
तो मन की शांति भी होनी चाहिए। और अपने कहते हैं अपने किए गए कर्म आगे आते हैं। अगर अपने कर्म अच्छे हो तो बहुत सारे टीचर ऐसे कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आज ना तो हमारे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, ना हमें कोई चोट लगी, हमारे कोई मारपीट हुई, कुछ नहीं हुआ, इसी चीजें। और बहुत बार समस्या आ भी जाती है, तो समस्या कहने के भगवान उसको टाल देता है। तो वही चीज, समस्या से बाहर आप निकल जाओगे यदि आपके कर्म अच्छे होंगे। तो बेहतरीन जवाब फिर से सर की तरफ से। सर ने ठीक तरीके से बताया कि यदि बालक जो है विद्यालय आ रहा है और एक शिक्षक जो है अपने लगभग 22 वर्ष हो चाहे 25 वर्ष हो या इससे भी ज़्यादा मान लो, जब उसकी उम्र हो जाती है तो हो सकता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली ना हो सकता है कि उससे अच्छा नृत्य आता हो पर अच्छा खेलना ना आता हो, किसी न किसी क्षेत्र में तो उसमें कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है। बस अगर नहीं भी है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, फिर मान लो रियल केस में नहीं भी कोई अपवाद एजम्पशन है, तो भी वह अपने आप को डेवलप कर सकता है और उस नई स्किल सीखना कोई मुश्किल नहीं है। तो हर शिक्षक को प्रतिभाशाली होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से हटके, कक्षा में पढ़ाने से हटके कुछ ऐसी चीजें आना, और खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका ध्यान शिक्षक की तरफ आकर्षित करना। शिक्षक को हीरो तभी मानेंगे जब माट साहब गए के अलावा दूसरी चीजें भी कह रही, वहां के सामने नाचना तक पड़ जाओ। तो सर नेक्स्ट प्रश्न हमारा यो है कि राजीव सर है स्प्रिंग बोर्ड सर कोचिंग के जी हिस्ट्री के सर, तो एक लाइन बोलते हैं कि मायड़ भाषा बोलता जन न आवे लाज, अशा कपूता सु दुखी आंखों दे समाज। और सर त्रिभाषा मॉडल भी अपन देखते हैं कि बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को आप उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, साथ साथ हिंदी भी इंट्रोड्यूस करिए और अंग्रेजी का भी ज्ञान देते रहिए। तो सर भाषा का कितना महत्व होता है? क्या सर मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा में बच्चे ठीक से नहीं समझ सकते? कहीं ना कहीं हम ये नहीं देख रहे कि मातृभाषा को और बढ़ावा देने के चक्कर में हम छोटे बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं पा रहे। और सर एक जब छोटा बच्चा जैसे 3, 4, 5 साल की उम्र तक मेवाड़ी में सीखता है, जैसे कि खरगोश को होंगलियो बोलर, सुशियो बोलर, अब जैसे स्कूल में आया तो सर ने कहा दिस इज रैबिट, ये रैबिट है। तो सर कहने के उसके मन में अंतर्द्वंद की स्थिति होती है कि मम्मी ने जो खरगोश बताया था वो सही है, माट साहब जो बता रहे रैबिट ये सही है। तो सर प्रश्न मेरे 2 हैं, क्या वास्तव में छोटे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए? तो सर इसके फायदे के अलावा नुकसान क्या है? देखो, सरकार ने कहा त्रिभाषा मॉडल बना रखा, आपने बताया कि मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश तो क्या आजकल डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो बच्चों को, छोटे बच्चों को, आजकल शिक्षित लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में रखते हैं। मातृभाषा योगदान सरकार ने भी रखा अपने आरटी के तहत कि कक्षा 1 से 5 प्राइमरी बच्चों को आप मातृभाषा में सिखाइए। तो मैं मातृभाषा में सिखाता हूँ उनको, लेकिन अपने दैनिक व्यवहारिक जीवन में बातचीत के स्कूल माध्यम में रहते हैं, तो जितना हो सके मैं हिंदी बात करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो चीज सीख सकें। कि जैसे मैं कहूँगी काथों की करियो, आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो चीज ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, है ना। और आजकल के बच्चे तो बहुत एडवांस हैं। किसी ने एक बच्चा फोटो खिंचवाने के लिए गया कैमरामैन के पास, तो बच्चे ने कहा बच्चे इधर देखो, अभी इस कैमरे से कबूतर बाहर निकलेगा, चुप, ब्राइटनेस को अच्छा कर, ऑटो फोकस कर, क्लीन कर कैमरे को, हिलाना मत फोटो को, एडजस्ट होना कहीं, फिर फोटो खींच, कबूतर तेरी माँ छोड़ेगी तेरे बाप छोड़ेगी। तो वो वाली चीज हो गई कि आजकल बच्चे बहुत एडवांस हो गए, तो उनको वैसे पता मोबाइल से वैसे कनेक्टेड है। बाकी मोबाइल से अगर अच्छी चीजें हमने दिखाई, बहुत सारे एजुकेशन वीडियो हैं, अच्छे से इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, उनके वीडियो अगर हम दिखाएं तो ऑटोमेटिक उनको रुचि बन जाती है। छोटा बच्चा जैसे देखेगा वैसे सीखेगा। कोई किसी ने कहा था कि छोटा बच्चा कोरिस लेडी समान होता है, मुझे नाम याद नहीं था किसी के, वॉटसन ने किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं, वॉटसन ने शायद ये कहा था कि कोई भी बच्चा मुझे दे दो मैं उसे कुछ ही बना सकता, ऐसा कहा था शायद उन्होंने। तो मतलब बच्चा कोरिस लेडी समान होता है, तो कोरिस लेडी में जो भी लिखेंगे वो बन जाएगा। तो बच्चे को हम माध्यम में दिलाएं, हम बच्चे के सामने गाली गलौज कर रहे हैं तो बच्चा बड़ा होकर गाली निकालना सीखेगा। तो बच्चे को माध्यम से प्रदान करना चाहिए, और केवल 5 घंटे स्कूल से नहीं होगा, वो अपने घर वाले भी उसका थोड़ा ऐसा माध्यम बनाएंगे, सब परिवार बनाएंगे, बच्चे के सामने ऐसी बात नहीं करनी, बच्चे को थोड़ा सिखाना। मारवाड़ी बोल रहे हैं, बढ़िया बात है कि भाई गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी हपड़बा किया, नया गुरुजी आया गुरुजी हपड़बा की हो, पता हपड़ना है नहीं तो नहाने गए, तो बच्चे को दोनों सिखा सकते हैं। तो डबल लैंग्वेज की बच्चा नहाने मतलब क्या था, हपड़ना की कहा नहाना, बात 2-3 बार पूछो ऑटोमेटिक बच्चा याद कर लेगा कि पावर है उसकी, बस है। धीरे धीरे इंग्लिश में थोड़ी रुचि कम होती है, तो इंग्लिश का ऐसा हमारे इधर माहौल नहीं है, तो थोड़ा उसमें कुछ 2-3 प्रतिभाशाली बच्चे निकलते हैं, बाकी थोड़े धीरे निकलते हैं। पर अगर बच्चा मेहनत करे, तो मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी। अपन चाहे बच्चा कमजोर भी होता है, होशियार भी होता है, मेहनत उसको करनी पड़ती है। 24 घंटे सभी पास है, अब उसको हम कितना काम में लेते हैं वो चीज है। सर ने आईक्यू की बात करी, भी प्रतिभाशाली बालक की बात करी। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि एक तो होता है आईक्यू, गॉड गिफ्ट, जो हमें अपने जीन से मिला है, चाहे प्रकृति मानो, चाहे ईश्वर मानो, या माता पिता से मिला है। ऐसे होता ही है, बच्चे जो चीजों को बहुत तेज गति से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो सर जीवन में सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, मेरे लिए भी, हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए भी, सर एक तो होता है आईक्यू और एक होता है प्रैक्टिस। सर इस दोनों में आप किसको ज्यादा महत्व दोगे? और अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू थोड़ा कम है
तो क्या वो सिर्फ प्रैक्टिस करके बाकी लोगों से कंपटीशन कर सकता है, उनसे आगे नहीं कर सकता, या सिर्फ केवल हवा बातें, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रैक्टिस करके किसी गॉड गिफ्टेड पर्सन से आप आगे नहीं कर सकते? सर क्या सोचते हो उसके बारे में आप? मैं सोचता हूँ कि प्रतिभाशाली भी आगे निकल सकता है, नॉर्मल विद्यार्थी भी उससे आगे निकल सकता है। अच्छा। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने जैसे पढ़ा, सभी ने पढ़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा है कि उसकी माँ पढ़ाने के लिए गई बच्चे को, रखने गई कि आप हमारे बेटे को पढ़ाइए। 2-3 महीने बाद वो घर पे लेटर आता है, उस लेटर को माँ ने पढ़ा। उसने कहा बच्चे, लेटर आया कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हम दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे। पहले आइंस्टाइन का कहीं और एडमिशन करवा दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। कुछ समय बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया, निधन हो गया, और आइंस्टाइन बहुत बड़े फेमस हो गए। तो अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, तो उन्हें वो लेटर मिला स्कूल वाला, पत्र पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है, बहुत ही नालायक है, मंद बुद्धि है, इसको कुछ नहीं आता, इसको हम नहीं पढ़ा सकते, हम इसको निकाल रहे हैं। लेकिन उसकी माँ ने उसको अदर तरीके से बताया, नहीं ये तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, इसलिए तुम्हारा लेवल है बच्चा, इसलिए। तो अब मोटिवेशन बच्चे को जरूरत होती है। वो बना IQ बहुत कम था, मैंने पढ़ा उनके बारे में, उनको जूते की लेस बांधना नहीं आता था। ये बात मैंने आपने सुनी होगी शायद कि जूते की लेस बांधना नहीं आता था। तो हालांकि वो उस क्षेत्र में पीछे थे, लेकिन उनका IQ इसमें IQ ने बार उन्होंने प्रैक्टिस की। अभी हमारे बने ईश्वरलाल जी गुजर, वो IPS बने, 10वीं फेल थे, अभी मूवी आई थी 12th फेल। हमने उदाहरण देखे, मेरे कक्षा 52% थे मेरे, 8 में टॉप था, 9 जाकर डाउनफॉल हो गया मेरा, फिर ऑफिस में ऊपर निकला उस चीज को। जबकि मेरे कभी हिंदी सब्जेक्ट नहीं रहे, मैं हिंदी में 3 नंबर लिया, आज हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं, जब हिंदी में कोई डिग्री नहीं है। तो अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, होशियार हो सकते हैं, बस हमें मेहनत करने की जरूरत है, और ये अच्छा मार्गदर्शन भी आपको होना चाहिए। मार्गदर्शन आप गलत जगह से ले रहे हो, आप फॉलो ऐसे लोग कर रहे हो जो आप गाली निकालना सिखाना, तो आप वैसे बन जाओगे। अपने कहते हैं नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट नहीं होता। अगर अपन जैसा चीज देखते हैं, अपने होते हैं साइकोलॉजी में नियम चलता है, आनुवांशिकता का नियम, एक वो होता है पर्यावरण का नियम, माहौल का नियम, कि वातावरण अपना कैसा, वंशानुक्रमण इनटू वातावरण, सूत्र चलता है, वंशानुक्रमण मल्टीप्लाई वातावरण, कि वातावरण भी सही है अपना। अब अपने फोटो चारों तरफ बड़े वाले लगा रखे हैं, महापुरुष के फोटो लगा रखे हैं, दिन भर दिमाग घुमेगा नहीं, अपने ऐसा करना, अपने ऐसा करना। और अपन ऐसा नहीं कि बनाएंगे, अपन तो गोली मारना सीख रहे हैं, ऐसे गाने चलाने सीख रहे हैं, तेरे को उठा दूं, तेरे को उठा लो, माफिया बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये हो जाएगा, फिर बच्चा वैसे बनेगा। तो अपना वातावरण को डेवलप करना चाहिए। और आजकल के बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे वो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, युवाओं को बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं, गोली मारना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, जेल से जमाने से आ गया, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। आप पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात, आप पॉपुलर हो, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को ऐसी शिक्षा मत दीजिए कि उसे गलत राह पे हो जाए बच्चा। वो कल आपको देख के प्रभावित होएगा, आपसे कुछ सीखे, वरना आपको फॉलो करा और आपसे कह रहे तो गाली निकालना सीख, करना सीख, तो वो चीज सही नहीं रहती मेरे हिसाब से। और आप अपने मन को भी इससे शांति नहीं दे सकते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मैंने देखे, वो कहते हैं कि लोग पागल है, लोग देखने ऐसी चीजें जाते हैं, मैं गाली निकालता हूँ, व्यूज ज्यादा आते हैं इसमें, तो आप गाली क्यों निकाल रहे हो? थोड़े से व्यूज के लिए आप लोगों को क्यों गलत शिक्षा दे रहे हो? मतलब 100 जने कम देखे, 200 जने कम देखे, 5 जने देखे, आपके 5 जने आपसे कुछ सीखे जाए, वरना पैसों के लिए कुछ भी करने लग जाओगे, फिर तो भारत में दूसरे राज्य में कहाँ है, देशों में क्या फर्क रहा? तो इसे मतलब अपने ईमान को, अपने जमीर को ना बेचें, कुछ देश के लिए अपन करके जाएं। अगर जीवन में हम आए तो कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद करें, हमने देश के लिए कुछ किया। और जितने भी महापुरुष हुए, बंगाल के विवेकानंद जी ले लो, राजा राम मोहन राय ले लो, सबने समस्याएं देखी हैं। और ज्यादातर महापुरुष IQ लेवल में कमी थे, IQ जैसा आप कह रहे थे, आप पॉइंट IQ वाला था कि IQ के अंदर कमी थे, उनके IQ बहुत कम था, लेकिन उन्होंने मेहनत की, मेहनत के बाद उन्होंने खुद को IQ को बढ़ाया। तो प्रयास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हम बन सकते हैं। करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, वही चीज है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप वही बन जाएंगे जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप कंज्यूम करेंगे, जो आपके मस्तिष्क में जाएगा, आपका आउटपुट वैसा ही होगा। अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें सुने, अच्छे लोगों को फॉलो करें। सर मेरा अगला प्रश्न ये कि ये बात आपने बता दी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, लेकिन आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है कि अगर अरविंद सर टीचर ना होते तो क्या होते? मेरे वैसे बहुत सारे दोस्त थे छोटा था तब मैं कि मैं क्या करूं। फिर 2017 में मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। 2011 में हुआ था एक बार, मैं 2017 में हुआ था। तो 17 मैंने सोचा कि जब मैं डिप्रेशन शिकार होता हूँ तो मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो मेरा 2017 में सब प्लान बनाया कि एक्टर बनेंगे, क्योंकि डांस आता था, तो मैंने एक्टिंग के लिए ट्राई भी किया था। तो ये थंबनेल होने वाला है कि अरविंद सर का पहला जो सपना था वो ये था कि अभिनेता, हालांकि अभिनेता की तरह भी दिखते भी है और एक शिक्षक से बेहतर अभिनेता क्यों नहीं हो। कंटिन्यू करिए सर। मैं अभिनेता बनने से था, मेरे पिंपल्स बहुत सारे होते थे, कक्षा 11 से मेरे बाहर पिंपल होने लगे। तो मैंने इलाज भी लिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा जब तक गोली दवाई लोगे तो फर्क रहेगा, वापस वो समस्या हो जाएगी। तो मैंने सोचा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दो एक्टर से देखे, फॉर एग्जाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको मैंने देखा था। मैंने कहा ये बंदा एक्टर कैसे लगता नहीं, वो हीरो बन गया, अपन ही बन सकते हैं। तो मैंने ट्राई भी किया, डांस मुझे अच्छा आता था। फिर 2018-19 से तो मैं समझ में रहा, 18 तो पूरे समझ रहा मैं डांस बनना, डांस करना, एक्टर बनना, क्या करना मैं समझ था। मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि मुझे नौकरी लगना। 19 में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा अपने को, समय को नहीं निकाल लेंगे। पढ़ाई में ठीक था, ऐसे नहीं पढ़ाई में होशियार था मैं, काफी ठीक था मैं। अब मैंने सोचा करना क्या अपने को, या तो डांस करना है, एक्टिंग करनी है, या करना।
तो फिर घर वालों के हिसाब से सब चीजें मैं सोची, मैंने कहा पहले अपने खुद को अपन करके बताएं। नौकर लगना सबसे महत्वपूर्ण आज के जीवन में। और सरकार नौकरी कहते हैं नहीं लग सकते, जो आप सोचते थे मैं भी सोचता था नहीं लग सकते, और क्यों नहीं लग सकते? जो अपने ठान ले वो चीज करके बताएंगे, वरना फिर लोग कहीं कुछ कर नहीं पाए तो मैं करेंगे। और मेरा आज भी सिद्धांत ये रहता है कि मैं बिना तेरे एग्जाम देता नहीं, और दूंगा तो एक बार में निकालने की कोशिश मेरी रहती है। वो यही बात अलग है, मिस फॉर्च्यून हो, दुर्भाग्य हो, अपना सिलेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन अगर एक बार में अपन निकाले सही रहता। तो रीट में तैयारी एक बार ही की थी, और रीट तैयारी कोचिंग की नहीं, कोचिंग में कहीं और की थी, पटवारी की थी, लेकिन मैंने कहा था सोच सुनार की लोहार की करूंगा आक्रमण, पर एक बार ही करूंगा। तो एक बार में मैंने वो सिलेक्शन लिया था। बाकी मेरा सपना वो एक्टर का था। डांस वीडियो मेरे काफी सारे पुराने चैनल पे पड़े हुए हैं, वो आज भी वीडियो है। बहुत सारे डायलॉग मैंने याद किए थे, डायलॉग डिलीवरी सीखी थी, कैसे एक्टर चलता है, हीरो कैसे चलता है, कैसे उसके डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए। बहुत लंबे लंबे डायलॉग लिख के मैंने याद किए थे, इससे डिलीवरी होनी चाहिए। और डांस इंडिया डांस सीजन 5 उसका मैं ऑडिशन देने भी गया था जयपुर, जगतपुरा जयपुर में ऑडिशन था उसका। सुबह मैं 9 बजे गया, शाम को 5 बजे मेरा नंबर आया। पहला राउंड क्लियर था, दूसरा राउंड में निकल गया, वहां भी मैं गया 17 के अंदर। इतना मैं जुनून था 17 के अंदर। तो डांस करने के लिए मैं वहां तक भी चला गया, एक डांस क्लास भी गया था, लेकिन 15-20 दिन बाद वापस आ गया मैं। मैंने कहा तो कुछ सीखे नहीं रहे, इतना मुझे आता ये चीज है। और बाकी इधर अपने इधर माहौल नहीं डांस वांस का, और एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन डांस को इधर हमारी तरफ हीन भावना से देखते हैं। कला को इतनी कदर नहीं, चाहे आप अच्छा संगीतकार हो, चाहे आप अच्छे गायक कलाकार हो, चाहे आप अच्छा डांस करते हो, पर इतनी कला की इतनी इज्जत नहीं। मैंने बात देखी, मैंने सोचा अगर आज तो मैं कला कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, 20 साल कर लूंगा, 40-45 साल में कर लूंगा, फिर तो शरीर जवाब देगा, फिर क्या करूंगा। और बहुत सारे मैंने ऐसे कलाकार देखे, आपने देखे होंगे जो बहुत चरम पे थे, ऊंचाइयों पे थे, फिर उनका डाउनफॉल हो गया। तो मैंने कहा चलता रहेगा। तो मैंने कहा अपन तो एक काम करते हैं, सुभाष में देखा था, उससे मैं इंस्पायर हुआ था कि मैं नौकरी लग सकता हूँ। तो सुभाष सर को देखने के बाद मैंने कहा अपन पहले तैयारी करें और नौकरी लग जाए, फिर अपन अगर सफल हो गए तो अपन दूसरों गाइडेंस भी देंगे। तो जैसे मैं, हालांकि मैं सफल होने से पहले मैं गाइडेंस देने लग गया था 2020 में। मैं चैनल शुरू कर दिया था मेरे कुछ दोस्तों की वजह से मैंने। तो मैंने फिर जारी रखा क्रम प्रक्रिया की अपन करें, चाहे अपन 10 जनों को सिखाएं, 10 जने अपने से पढ़ लिए, सीख लिए, कुछ बन गए तो अपने मन को संतुष्टि होगी, ओके क्रम कहने के आगे ही जाएंगे। बस यही फिलोसफी है। तो साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से, कला से प्रेम नहीं करता, वो साक्षात बिना पूंछ वाला पशु के समान है। तो सर का पहला जो सपना था वो एक्टर बनना था। और तो सर एक छोटी सी गुजारिश आपसे, आपने बताया कि आपने डायलॉग डिलीवरी भी सीखी है, तो आपका जो कोई फेवरेट हो हमारी ऑडियंस के लिए, एक सादा सा तड़कता भड़कता कोई डायलॉग हो जाए सर। डायलॉग अभी मुझे कम याद है, क्योंकि 2-3 सालों से मैं बोलने ही बंद कर दिया। अच्छा। पहले बोलता भी था मैं, स्वर्ग में डायलॉग मैंने याद किया था, महाभारत याद किया था। महाभारत में मुझे कम याद है, तो सीन था, दृश्य था महाभारत में, जब वो भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं युद्ध से पहले शांति दूत बन के, कि मैं चाहता हूँ कि तुम पांडवों को 5 गांव जमीन दे दो, है ना, 5 गांव जमीन दे दो। उसने कहा नहीं, 5 गांव क्या, मैं ये तिनके ही लोग जितना जमीन उनको नहीं दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण गुस्सा आता है, फिर वो दुर्योधन को कुछ कहते हैं, वो डायलॉग मैंने याद किया था, थोड़ा हो सके कहीं गलती हो जाए। उन्होंने कहा था कि अभी तक मैं तेरी हर गलती को ये सोच के माफ करता आया हूं कि तू बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू बच्चा नहीं बल्कि कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मध्य में ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना, आज अपने आगे खोल और जान कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसके प्रेम के लिए समस्त संसार तरसता है, जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं, मैं ही हूं मृत्यु, मैं अनादि हूं, इसलिए मैं था, मैं हूं और सदैव रहूंगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मूल रहूंगा। ऐसे मैंने याद किए थे। बहुत ही शानदार, साथ मानव श्री कृष्ण के मुख से वचन निकल रहे हो, और बहुत ही शानदार। सर अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा, अगर डेस्टिनी या नियति चाहे कि अरविंद सर को राजस्थान का या भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए या एजुकेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो वो कौन से 3 काम होंगे जो हर हाल में आप करना ही चाहेंगे कि नहीं यार ये तो होने ही चाहिए? देखो सीधी बात है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे जरूरत तो, हालांकि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ, राजनीतिक मुद्दों में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उनका कोई डिस्कस नहीं करता। भारतीय स्थिति थोड़ी अलग है, ये कोई सिंगापुर, जापान, जर्मनी नहीं है। यहाँ पे अपन खुल के बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाद विवाद चलते रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और केवल शिक्षा मंत्री बनने से देश का सुधार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कानून तो किताबों में है। जैसे हम पढ़ते हैं बाल विवाह लोग नजर कब लगाई थी, शायद 2005 में से भी लगाई थी, आज तक बाल विवाह कम कहाँ हुई, कुछ नहीं हुई। बाल श्रम निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज वाले, और दहेज के 70% केस जुटे थे, 60-70% केस जुटे। मैंने बहुत सारे देखे झूठे केस लगा दहेज पे, मतलब पत्नी को पति को लेना पैसा, वो दहेज झूठे केस लगा दी। तो जब तक खुद लोग जागरूक नहीं होंगे नागरिक, और मैं अगर चाहूँ बनना शिक्षा मंत्री, तो मैं एक चीज तो करूंगा, दूसरा मुझे पता नहीं कि बच्चों में नैतिक मूल्य विकास होना चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे को चाहे नॉलेज कम हो, उसको पढ़े 40 के नहीं, 20 के नहीं, 10 के तक ही पढ़े,
बच्चे का नैतिक मूल्य का विकास होना चाहिए। अगर बच्चे में नैतिक मूल्य का विकास होगा, वही बच्चा आगे जाके बस कंडक्टर ही बनेगा, वही बच्चा आगे जाके टीचर बनेगा, वही बच्चा आगे इंजीनियर भी बनेगा, वही बच्चा आगे जाके किसी फील्ड में जाएगा, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, एक बच्चा वो नैतिक मूल्य विकास रहेगा, वो कल ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जब दिल को ही नहीं देगा, वो काम करेगा नहीं, तो दिल्ली को ही नहीं दे रहा उसकी, उसको कमाना पैसा कमाओ, फिर वो कहीं से करेगा। तो एक चीज मैं कहूंगा जरूर, बाकी मैं कह नहीं सकता कि नैतिक मूल्य विकास होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने इंटरेस्ट स्टडी की, सिंगापुर पढ़ा, मैंने जापान जर्मनी पढ़ा, वहां के लोगों में नैतिक मूल्यों का बहुत विकास है। जब भारत के लोगों में नैतिक मूल्य विकास होगा तभी भारत अपने उत्थान की ओर आगे जाएगा। अगर एक डॉक्टर गलत बन जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, वो जिंदगी में 50-100 लोगों को यमराज के पास पहुंचाने का जल्दी इंतजाम कर देता है। अगर एक इंजीनियर भ्रष्टाचारी हो जाए और गलत तरीके से इंजीनियर बने तो 2-4 पुल टूट जाते, ज्यादा हानि नहीं होती। लेकिन अगर एक शिक्षक ढंग का ना हो तो पूरी समाज को खत्म करने की वो योग्यता रखता है। तो सर ने कहा कि जो एथिकल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य, उन्हें हल्के में मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अच्छा वकील बने न बने, कोई अच्छा एक्टर बने न बने, कोई अच्छा राजनेता बने न बने, लेकिन अगर अच्छा इंसान बन जाए तो वो धूमधाम से पूरे देश का विकास कर देता है। क्योंकि देश है ही क्या, ये नदियां, ये पहाड़, ये ताजमहल, ये संसद भवन, ये विधानसभा, ये देश नहीं है। देश बनता है आपके होने से, मेरे होने से, हम सब के होने से। तो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास होना बेहद आवश्यक है। सर अगला प्रश्न मेरी तरफ से आपको ये रहेगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिक्षक की तो तनख्वाह बहुत ज्यादा है, 40,000, 45,000। मेरे जो प्रिय माट साहब है, डॉक्टर विकास त्रिवेदी सर, माफ करिएगा आपके सामने बैठा हुआ, मेरे द्वितीय प्रिय गुरुजी हो, जो मेरे प्रिय माट साहब है, उन्होंने एक बार ललन टॉपर इंटरव्यू में कहा था कि भारत में जो टीचर्स की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ का व्यक्ति राजनेता बनना चाहता है, यहाँ का व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ का व्यक्ति कभी भी टीचर नहीं बनना चाहता। ऐसा क्या ही करे सर सोसाइटी में कि लोग टीचर बनने के लिए भी आकर्षित हो। देखिए वो बात अलग है कि बेरोजगारी हटाने के लिए लोग रीट में भी फॉर्म भर देते हैं, कांस्टेबल में भी भर देते हैं, उन्हें आरएससी बनना होता है, दिन में 3 बार सपने चेंज होते हैं। पर वाकई में सर अगर किसी को एज ए टीचर बनना हो, इसलिए नहीं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है या वो नहीं, सर वास्तव में अगर किसी को दिल से टीचर बनना हो तो सर उसमें एक तो क्या क्या गुण होने चाहिए, दूसरा उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जैसा कहा विकास त्रिवेदी ने कहा था कि जिस दिन इस देश में शिक्षक बनना किसी का सपना हो जाएगा उस दिन देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो दयनीय स्थिति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर की मैं कहूंगा, सिंगापुर में सर्वाधिक सैलरी टीचरों की है। कभी पढ़ना उनके बारे में कि वो मानते हैं कि टीचर राष्ट्र निर्माता होता है, वो देश को आगे बढ़ाता है, देश का निर्माण करता है, उसकी सैलरी सर्वाधिक रखी है। हालांकि हमारे यहाँ भी राजस्थान में तो सैलरी अच्छी है, अदर राज्यों में मुझे पता नहीं, राजस्थान में सैलरी काफी अच्छी रख रखी है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो कहते हैं टीचर कंजूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन मतलब क्या, टीचर ईमानदारी नौकरी दो ही मानी जाती है हमारे देश में। बहुत सारी ईमानदारी होते हैं लोग, लेकिन मानते दो ही हैं, एक तो आर्मी के अंदर और एक टीचर को मानते हैं। क्योंकि इनमें सैलरी माने किसी 50,000 नहीं माने, इमेजिन करते हैं तो 50,000 सैलरी उसकी फिक्स आएगी, ना तो उसके ऊपर होगी ना उसके नीचे होगी। बाकी अदर जॉब में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कार्मिक होते हैं जो ऊपरी आमदनी कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनमें ऊपरी आमदनी हो जाती है हर फील्ड के अंदर लगभग लोग, लेकिन टीचर में नहीं होते, आर्मी में नहीं होती, इसलिए तो रिस्पेक्ट ज्यादा है। अब टीचर रिस्पेक्ट में बता नैतिक मूल्य पतन हो गया। अब वो टीचर का समान है नहीं, और गुरुजी कैसे हो, क्या हो, आईएलओ हो गया, इंस्टाग्राम मैसेज कर रहे हैं सर को, स्टूडेंट गुरुजी क्या कर रहे हैं, तो वो नैतिक मूल्य पतन हो गया। इसलिए टीचर बनने का इतना सपना रहा नहीं, वो बस एक बेरोजगारी दूर करने के लिए कि हमारे रोजगार मिल जाए, 5-5.5 घंटे नौकरी हो जाए, और महीने भर की छुट्टियां, गर्मी छुट्टियां, 7-8 दिन की सर्दी छुट्टियां, बीच में होली दीपावली ऐसी छुट्टियां आती रहेंगी, घूम लेंगे फिर लेंगे, मस्त काम, अपने काम से काम करना। तो उस हिसाब से टीचर बन जाते हैं। बाकी टीचर को बनने सपना नहीं लोगों का, ऐसा नहीं कि मैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आए मैं कुछ करूं। जैसे मैंने कहा इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे टीचर का इंटरव्यू दीजिए, तो जिनकी इच्छा थी तो पर कुछ बनाए, किसी को ज्ञान दे, आगे बहुत सारे कारण की बढ़िया नौकरी लाग गया, दूसरे ज्ञान की मिला अपन यूट्यूब डाल दो, वो बेटर की ले, वो चीज है। तो ज्ञान बांटना चाहिए आपको, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। और अगर शिक्षक बनने का सपना आपको इसलिए लेना चाहिए, आप शिक्षा, आप चाणक्य हो, आप क्या हो, चाणक्य हो। चाणक्य तो आप चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हो, चाणक्य कभी राजा नहीं बनता, गुरु को भी राजा नहीं बनता, गुरु राजा बनाता है। मेरा सिद्धांत ये है कि गुरु राजा नहीं बनता, गुरु राजा बनाता, तो आप राजा बना सकते हो। 10 नहीं, एक राजा बनाओ, जीवन में कुछ करो तो सही। बाकी केवल नौकरी लगना तो जीवन तो सभी देते हैं। जब हम आए जगत में हम आसे जग रोए, करनी ऐसी कर चले हम रोए, हम आसे जग रोए, वो चीज है। तो ऐसा होना चाहिए, वो नैतिक मूल्य विकास है बस। हाँ, खान सर एक लाइन कहते हैं कि शिक्षक सड़क के समान होता है, वो स्वयं वही रहता है, तपता है, झुकता है, पूरी बहुत सारी मेहनत कष्ट देखता है, लोग उसके ऊपर चलते हैं, पर वो अपने शिष्य को, अपने छात्र को गंतव्य स्थान या की मंजिल तक पहुंचा देता है। सर आपने एक बात कही थी कि एक तो आर्मी और एक टीचर, ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिन पर लांछन सबसे कम लगे या फिर लगभग नहीं के बराबर लगे। सर आर्मी से इतर अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि शिक्षक शायद इस वजह से भ्रष्टाचारी नहीं है क्योंकि वो ईमानदार है, या शिक्षक इस वजह से भ्रष्टाचारी नहीं है क्योंकि उसे बेईमान होने के पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे। तो दोनों में अंतर द्वंद क्या है, वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में टीचिंग लाइन में भी ऐसे मौके मिलते हैं कि आप भ्रष्टाचार कर सकते हो? बताइए सर इसके बारे में। अभी इस बारे में क्या, मेरे ख्याल नैतिक मूल्यों के विकास से खुद की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बाकी ज्यादा कोई टीचर में ऐसा कोई ज्यादा अगर कोई मैंने टीचर कोई गलतबाजी करना भी चाहिए, आठ स्कूल में बात यूपीएससी करो, मैंने किसी में वो भ्रष्टाचार करना चाहिए, वो पोसार से महीने के 4-5 हजार उठा सकता है। महीने 4-5 हजार पोसार से उठा लिया और क्या उठाएगा वो? पूरे साल बजट 50,000 का था स्कूल का, वो जो बिल बनाने होते सब कागजी कार्रवाई होती है, 2-3 हजार उससे उठा ले और क्या उठा लिया। तो 5,000 उठाने से जो बिल भी क्या जाएगा और उसका बिल गवाही नहीं देगा और कहीं बात आउट होगी तो उसकी छवि और खराब हो जाएगी, तो इसलिए ऑटोमेटिक वो करता ही नहीं। और आर्मी वाले वैसे ही अलग ही सुविधा रहती है उनकी, और उनको सिखाइए से ज्यादा। जब आप कभी आर्मी ट्रेनिंग देखो, बहुत सारी मूवीज भी है आर्मी के ऊपर, देखना कभी। अभी कल परसों लक्ष्य मूवी को हुए थे 20 साल, लक्ष्य मूवी भी अच्छी थी ऋतिक रोशन की, तो वैसे बहुत सारे वो उनको सिखाया जाता है, तो उनको ऑटोमेटिक देशभक्ति भावना आ जाती है। हम बोलते जय हिंद, जब सनी देओल होता गदर मूवी के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा दिल भी कहता हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई चीज उनका माहौल ही ऐसा होता है। और टीचर के मौका मिलता है, टीचर को मौका मिलता ही नहीं है, तो वो भी चीज आप मान सकते हो। और बहुत सारे अपने मन से भी नहीं करते कि अपन शिक्षक हैं। युवा गीत में नहीं कैसा पुराने गुरुजी वैसे करते नहीं, उनको पता अपन शिक्षक हैं। और बाकी 100 में एक आधा कोई मिल जाए तो उसको अपवाद मान सकते हैं, बाकी लगभग ऐसा कोई करता नहीं है। सर अगला प्रश्न मेरा ये कि विकास देवी कीर्ति सर एक शानदार लाइन कहते हैं, मेरे सारे प्रश्न वहीं से है और मैंने ठीक से कलेक्शन किया उनका। सर एक लाइन बोलते हैं कि ठीक है बच्चा अनुशासित है, टाइम से आता है, टाइम से खाता है, मम्मी कहती 3 रोटी खा तो 3 ही खा रहा है, मार साहब ने कहा कि ये पाठ पढ़ तो वो पाठ ही पढ़ रहा है, सफल वो भी होता है। एक दूसरा दंडी बालक होते हैं जिसे कहते हैं बैक बेंचर, लेकिन वो भी सफल होता है, चाहे उतनी मात्रा में ना हो पर सफल हो जाता है। तो सर दोनों में से बेस्ट लाइफ किसकी होती है? हमेशा डिसिप्लिन में रहना, सर ने कहा वही करना, वो बालक सर्वश्रेष्ठ होता है, क्या सच में एंजॉय कर पाता है, या फिर वो बालक सबसे अच्छा होता है कि जो धूमधाम से अपनी मर्जी से करता है कि मार साहब ने कहा कि शनिवार को भी चेक करेंगे, बाकी बच्चे सारे शुक्रवार तक काम कंप्लीट कर चुके, वो शनिवार को सुबह 5 बजे उठ रहा, सोच रहा अरे यार आज मार साहब को कॉपी चेक करानी है क्या, ठीक है देखते हैं, राहुल को फॉलो, राहुल थोड़ी फोटो भेज दे यार, वो होमवर्क मेरे को करना है। तो सर दोनों में से कौन से वाले बेस्ट हैं? बेस्ट इस दृष्टिकोण से कि देखो जीवन जीना भी तो जरूरी है ना, मशीनों की तरह जिंदगी जीने से क्या होगा, या फिर मध्यम आ गया था ठीक रहेगा? देखिए अति सर्वोत्तम व्रजी है, अति सभी जगह बुरी रहती है। ज्यादा पढ़ाई भी अपने नहीं करनी पूरे दिन पर भी, ज्यादा घूमना भी नहीं, ज्यादा मस्ती मजाक भी नहीं करनी, हर एक चीज लिमिट से समय होना चाहिए। मतलब आपको घूमना भी है, अपने शरीर पे भी ध्यान देना, आपको माता पिता सेवा भी करने, अपने सपने पूरे करने, अपना काम भी करना, सब चीज टाइम होना चाहिए। टाइम पीरियड होगा कोई दिक्कत नहीं। अब आजकल बच्चा मोबाइल चला लिया, इंस्टाग्राम खोल रहा है, मोबाइल पे निकालो उसे टाइम देखने के लिए, वो इंस्टाग्राम फेसबुक रीले देखने लगा, 2 घंटे से निकाल दिए, तो फिर तो टाइम शेड्यूल भी कर देगा। वो 2 घंटे के काम में ले, या फिर बुढ़े लोग रहते बैठ गए फालतू बातें करें, गपशप करें, भारत के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति करें, चर्चा करें, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वहां नहीं जाना चाहिए, तो उस बातों को साथ निकलेंगे नहीं, हमारी बात को सुनने वाला है। उस 2 घंटे के अपन कोई चीज सीखे, साहित्य सीखे, विज्ञान की बात सीखे, अपन खुद ही कोई चीज सीखे, पहले खुद ही ज्ञान प्राप्त कर लें, तो वो टाइम मिल जाएगा। अब वो 2-3 घंटे पागलबाजी करा, फिर मतलब काम हुआ ही नहीं, फिर हो गया नहीं उससे। वो जो स्मार्ट स्टडी वाला बच्चा था 2 घंटे मनोरंजन कर लिया, 2 घंटे पढ़ लेगा, तो वैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक साथ काम करने से कोई मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज कर लो, हो जाएगा। तो जैसा कि महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है और सरकार भी ये कहना है कि मध्यम मार्ग हमेशा ठीक है, किसी भी चीज की अति करना चाहते आवश्यकता नहीं है, मशीनों की तरह जिंदगी जीना या उद्दंडी बालक बनना भी उचित नहीं है, मध्यम मार्ग हमेशा आप चुनिए। सर अगला प्रश्न मेरा आपको ये रहेगा कि मेरे मस्तिष्क में बड़ा शानदार प्रश्न आया था, अचानक से निकल गया, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ उसको। अगली बार देखेंगे, बड़ा बहुत हो गया पॉडकास्ट हो गया तो सर टुकड़ों में डालेंगे, लेकिन ये वाला प्रश्न बहुत जरूरी था मेरे लिए। हाँ सर ये कि जैसे कि बड़ी कक्षाओं में शायद आपको कभी जाने का मौका मिलता हो, और एक लाइन भी सर कहते हैं कि ओशो ने, उसके नाम से फेमस है या शायद ओशो ने कही हो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लाइन ये कि यदि अश्लीलता ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती तो हर जन्म लेने वाला बच्चा कपड़ा पहन के पैदा होता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो 9th क्लास से या जो 7th 8th 9th क्लास से तो सेक्स एजुकेशन प्रजनन वाले पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा समाज ऐसा है कि उस मामले पर बहुत खुल के बात करने से बचता है। और एज ए मेल टीचर अगर क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, बालिकाएं भी हैं, तो उनके सामने खुलकर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो सर कैसे कैसे धीरे धीरे बच्चों में कैरेक्टर्स डेवलप करें, उनमें इस तरह की भावनाएं डेवलप करें कि वो इन चीज़ों के प्रति सहज भी हो जाए, और जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रजनन से संबंधित बिंदु पर परिचर्चा करे, उस पर पूरा लेसन दे, तो उस समय क्लास में इस तरह की फीलिंग ना आए कि देखो सर के सामने तो बच्चा क्या ही बोलेगा, सर को तो तानाशाह समझता है बहुत बार, तो बच्चा तो चुपचाप सुनेगा। तो कैसे बच्चों को सहज रखें और उस टॉपिक से जोड़ें और उस टॉपिक को एज ए एजुकेशन, एज ए
बिल्कुल कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसे हाथ धोना, नहाना, वो सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, उसी तरीके से वो बिल्कुल हल्के में ले और उससे सीखे भी। सर कैसे अपन माहौल शांत कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं कक्षा में? वो तो शिक्षक की शैली होती है, शिक्षक उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करना। बाकी उसको बच्चों से तालमेल बनाना चाहिए, उनको गुरुजी प्रति श्रद्धा हो जाए कि हमारे गुरुजी आदरणीय, गुरुजी में सही चीज सिखा रहे हैं। अगर गुरुजी अलग प्रकार के हैं तो फिर बच्चों को तालमेल नहीं बैठ पाता। अगर गुरुजी सही प्रकार से सिखा रहे हैं, उनको देख बात सीखनी पड़ेगी। साइंस है, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो धन तंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो उसमें चीजें हो रही है, जो धर्म हो रहा है, सब हो रहा है, पढ़ना आपको पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब सर में कुछ नहीं होगा। बात अपन पहले क्लेरिफाई करते हैं। जब मैं 11वीं में था, मुझे याद है हमारे गुरुजी थे बायोलॉजी के, कमांड क्लास से, तो कह रहे थे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मादा जनन तंत्र पढ़ाऊंगा, नर जनन तंत्र पढ़ाऊंगा, अगर आपको पढ़ना हो तभी बायोलॉजी लेना, नहीं पढ़ना हो शर्म आती हो, गुरुजी बिठा दिया, मैं तो बालक बैठा था, लड़कियां बैठी थी, फिर नहीं बैठ पाए, क्योंकि आगे डिपार्टमेंट वही है, डॉक्टर बनेंगे कल वो, डॉक्टर बनेंगे, उनको पता होना चाहिए, तो उसे भाग नहीं सकते। बाकी साथ साथ नैतिक मूल्य विकास अगर हम करें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सब्जेक्ट है, फिर आप सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी हो तो। अब वो टीचर की शैली होनी चाहिए कि वो क्लास को कैसे एडजस्ट करता है। बहुत सारों को अच्छा सा नॉलेज रहता है, 99% टीचर के, पर क्लास मेंटेन करना उनको नहीं आता। और कोई 60% टीचर भी है, क्लास मेंटेन करना आता है, अच्छे से हो जाता है। तो क्लास मेंटेन करना भी शैली है, जो अगर मना किसी में नहीं भी हो तो धीरे धीरे अपन विकास कर सकते हैं, इस पे अपन काम कर सकते हैं। जी सर, टीचिंग स्किल्स, अध्ययन शैलियाँ और वर्ड ऑफ सिलेक्शन, शब्दों का सही चुनाव, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप कक्षा कक्ष में ठीक तरीके से पठन से संबंधित सभी विषय वस्तु को बालकों तक आसानी से पहुंचा पाओगे। इच्छा तो बहुत है और प्रश्न बहुत सारे पूछने हैं। बड़ा हो गया, 1 घंटे हो गया, समय की अपनी साथी के बार-बार गेट खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। ये थोड़ा औपचारिकता से हटके साक्षात्कार था, पॉडकास्ट भी मान सकते हैं इसको। तो अगर आप इसे पूरा देखे, यहाँ तक देखे हो, तो वास्तव में आप एक शानदार इंसान हो, क्योंकि आपको नई चीजें जानने में रुचि है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये तो सारा है ही है, पर इससे इतर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि सर से मैंने पूरा 1 घंटा लिया है और हमने रिकॉर्ड किया है, तो कुछ न कुछ इससे सीखना बहुत जरूरी है। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो शानदार तरीके से आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर से सर के साथ बहुत ही जल्द नई बैठकी होगी। मेरी तरफ से सर यही समापन है। सर आप कुछ कहना चाहो ऑडियंस को? बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये 6-7 महीने से कह रहे थे मुझे आपसे मिलना। हालांकि मैं प्राइवेसी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं ज्यादा अपने दुनिया मस्त रहता हूँ, लेकिन वो बार-बार कमेंट आया, फिर अपन जवाब नहीं देते, फिर वो ऐसा लगता है इगोइस्टिक हो गए, सर को घमंड है, सर मिलना नहीं चाहते, बड़े आदमी समझते खुद को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हिसाब से मैंने इनको कहा था। बाकी आपकी भी इच्छा होता मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं मिल लूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे कहते हैं हमसे मिलते नहीं हो। अभी मैं घूमने गया था तो कह रहे सर आपका नहीं माता है, साला सर हमसे मिले क्यों नहीं। तो मैं ऐसा थोड़ा, मैं कह रहा हूँ प्राइवेसी थोड़ा मेंटेन करता हूँ, और मुझे इतना लगता नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी, मैं आराम से अपनी दुनिया मस्त रहना पसंद करता हूँ। फिर भी अगर कोई मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। कि कहते हैं कि कबीर जिंदा रहे, जमीर जिंदा रहे, अगर बन भी जाए शहंशाह दिल का फकीर जिंदा रहे। तो अगर मैं कुछ सफल हुआ तो अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं मानता हूँ खुद को, मैं आपको भी ज्ञान दे सकूं। बाकी मैं खुद भी आज विद्यार्थी हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का भी शौक है और एक्सप्लोर करने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है। जिंदगी में कुछ सीखें, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, जैसा मैंने कहा है। तो आप भी जीवन में कुछ कीजिए, और जैसे आज मैं दे रहा हूँ आप भी कल इंटरव्यू दीजिए, और यहाँ इनकी जगह आप भी बैठिए। मैं चाहूंगा कि आप भी कभी आइए, आपका मैं इंटरव्यू लूँ। तो इसी साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से एक लाइन और, सर का व्यक्तित्व बहुत ही सहज है, बहुत ही शानदार है। मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद थी, लगातार सोशल मीडिया पर तो बातचीत हो रही थी, पर आप जब एक बात सामने आती हो, सर आसान तरीके से आपको सहज कर देता है। ऐसी वो हवा वाली बात नहीं है। और सर ने कहा कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने से छोटों को कितनी सहजता से साथ बिठा करके बातचीत करते हैं। व्यक्तित्व बड़ा शानदार है, जितना मैं समझ पाया हूँ। और जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखो अपना, खूब मौज करो। धन्यवाद।